अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के हवाले से, एक ऐसे अनहोने या एक ऐसे टॉपिक, एक ऐसे बाब के हवाले से जिसके ऊपर बात करते हुए बड़ी ही हिचकिचाहट होती है, लेकिन अफसोस और अलमियत की ये बात है कि उसके ऊपर बात ना करने से हमारे मुआशरे के मसले हल नहीं होते, बल्कि वो मसला ऐसा मसला है जो कि हमारे मुआशरे में सारे मसाइल ही वहाँ से जन्म ले रहे हैं। बीइंग साइकोलॉजिस्ट अगर इस चीज़ को देखा जाए तो हमें सही मायनों के अंदर अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए हमें उनके नफ्सियाती मसाइल का और उनके जिनसी मसाइल का और उनको मुकम्मल तौर पे समझना पड़ेगा। तो इस हवाले से वैसे तो इस टॉपिक पे लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन ये इल्म जानना लाजमी है। और आप देखें, नॉलेज है, आप पॉजिटिव वे के अंदर रह के आप उन चीज़ों से सीखें अपने औलाद की, ताकि आप लोग अच्छी तरबियत कर सकें, ताकि आपको पता हो कि आपकी औलाद के कौन कौन से मसाइल हैं, किस किस तरीके के रहते हैं, ताकि आप उनको उनकी एज के मुताबिक उस तरीके से डील भी कर सकें। तो हमारी बात है आज की कि जो नाबालिग लड़के या लड़कियां हैं तो उनके कौन से ऐसे नफ्सियाती मसाइल हैं कि जिसको वालिदैन नहीं समझ पाते। और मैं समझता हूँ कि वालिदैन के लिए लाजमी है कि वो उन चीज़ों को समझे और बच्चों के लिए भी लाजमी है कि ताकि वो देखें। अब अगर वालिदैन बच्चों के उसको जिनसी मसाइल को, नफ्सियाती मसाइल को, नाबालिग लड़के और लड़कियों के जो मसाइल हैं उनको समझेंगे, तभी वो उनको ना अच्छे तरीके से डील कर सकेंगे उनकी एज के मुताबिक। नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर हम उनको डील नहीं करते तो फिर सोसाइटी उनको डील करते। सोसाइटी में देखें अच्छे और गंदे हर तरह के लोग होते हैं। अब अगर हमारे बच्चे, अगर हमारी नस्लें अच्छे लोगों की सोबत में आ जाती हैं तो वो तो ठीक है, उनकी बचत हो जाती है और वो अपने जो उनके नाबालिग एज के जो मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल और जिनसी मसाइल, तब तो वो बचत कर पाते हैं। लेकिन अगर वो इस मुआशरे में अच्छे लोगों के, अगर गंदे लोगों के हथकंडे या गंदे लोगों के हाथों चढ़ जाएं तो फिर हमारी नस्लें तबाह भी हो सकती हैं। इसकी फ़िक्र करना सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि हर बंदे की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीज़ों को समझे ताकि वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों की तरबियत कर सके। यहाँ पे जो बातें बताने का मकसद एक तो ये कि जब आपको लगे कि आपके बच्चे की उम्र या बच्चे की उम्र 11 साल तकरीबन हो गई है, यानी बच्चा आपका 7वीं या 8वीं क्लास में आ रहा है, तो उस टाइम पे ये तकरीबन अमूमी तौर पे 7वीं या 8वीं क्लास से ये मसला मामलात शुरू होते हैं। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ फिर वो बालिग होने की तरफ जब कदम रखने लगते हैं तो बड़े ही हसास टाइम पीरियड होते हैं उनका। 11-12 साल की उम्र के अंदर एक मेल के लिए और तकरीबन 11-12 साल की उम्र अमूमी तौर पे एक फ़ीमेल के लिए और तकरीबन 12-13 साल की उम्र अमूमी तौर पर एक मेल के लिए होती है, जो कि उसके बालिग होने की उम्र होती है। ये एज बड़ी ही हसास एज होती है और अगर इस एज के अंदर अगर हम अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड नहीं करेंगे, सही तरीके से नहीं चलाएँगे, तो फिर वह बहुत सारे ऐसी कंपनी, ऐसी सोबत, ऐसे लोगों के अंदर मुलविस हो जाएगी जिसको फिर रिकवरी कराना भी मुश्किल हो जाता है। फिर बाद में हमारे पास पछतावे के अलावा कोई भी हल नहीं होता। यानी जब आपको लगता है कि आपके बच्चे की उम्र तकरीबन 11 साल 12 साल के करीब होने लगी है और जब आपको लगता है कि जी हमारे बच्चे अब 6ठी 7वीं क्लास या 8वीं क्लास की तरफ मूव करने लगे हैं, तो आप फौरी तौर पे अपना जो केयर है, आपकी जो एहतियातें हैं, आपकी जो तवज्जो है अपने बच्चों की तरफ, उसको फिर डबल कर दें। इस एज की कुछ पहचान मैं आपको बताता हूँ और जब ये ख़ासियतें आप अपने बच्चों में नोट करते हैं तो फिर फौरी तौर पे उनके ऊपर ना कड़ी तवज्जो शुरू कर दें, अटेंशन ज़्यादा कर दें और हर तरह से चेक एंड बैलेंस रखें, उनके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम बनाएं, उनकी कंपनी और उनके दोस्तों को चेक करने शुरू कर दें। कब कि जब अगर आपके बच्चे मुख्तलिफ़ तरह से एक अपना एग्रेशन लेवल ज़्यादा करते हैं, एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं, मुआशरे में ज़्यादा आने शुरू करते हैं, सोसाइटी में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, लोगों में ज़्यादा घुलना मिलना शुरू करते हैं, दोस्त ज़्यादा बनाते हैं, आर्मी की ज़िंदगी को पसंद करते हैं, आर्मी की यूनिफॉर्म को पसंद करते हैं, नए नए सोशल मीडिया की तरफ आते हैं, नए नए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और पता नहीं क्या कुछ, व्हाट्सएप वगैरह इसकी तरफ आते हैं और नए नए मोबाइल की जिद और डिमांड करते हैं और नए नए ख्वाब देखते हैं
हैं, हत्ता कि ऐसे बच्चों को सिर्फ एक आर्मी यूनिफॉर्म जैसी चीज़ें बड़ी पसंद लगती हैं। या अगर एक मिसाल है कि अगर इस बच्चे का आपका बच्चा मुख्तलिफ के बाहर की तरफ निकलने की तरफ ज़्यादा कोशिश के अंदर है, या वो अपने आप को कैद वाली ज़िंदगी के अंदर रखना पसंद नहीं करता, या अगर आपका बच्चा अपने आप को आज़ादाना तौर पे कहीं एक सेपरेट रखना चाहता है, या आपका बच्चा आपको लगता है कि आपके कंट्रोल से बाहर निकलता आ रहा है, या अगर आपको लगता है ये बच्चे में कुछ नई सोचें और जिद्दत ज़्यादा होती जा रही हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, बाहर की सोसाइटी और लोगों में ज़्यादा तरजीह दे रहा है, दोस्तों के लेवल को वो ज़्यादा बनाता जा रहा है, और इखबारी चीज़ों के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर और अपने आप की मशहूरी के अंदर और अपने आप को शो करवाने के अंदर इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आता जा रहा है, तो याद रखें ये ख़तरनाक एज है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बच्चा हसास एज में दाखिल हो चुका, और आपका बच्चा अब इस एज से निकल के अब जब तक वो एडल्ट सेंस से एडल्टहुड में दाखिल नहीं होता उस वक्त तक वो ख़तरनाक है। एडल्ट सेंस और एडल्टहुड में हम ऐसे कह सकते हैं, एक होती है चढ़ती जवानी जिसको हम बोलते हैं एडल्ट सेंस, और एक होती है जवानी का आखिरी ढलती जवानी या मैच्योर एज जिसको हम बोलते हैं एडल्टहुड फुल जवानी। अब अगर आपका बच्चा एडल्ट सेंस में है, चढ़ती जवानी के अंदर है, यानी कि वो बच्चा बुलूगत होने के बिल्कुल करीब है, तो इसका मतलब ये है कि अब उसके अंदर अगर इस तरह की जो मैंने बातें बताई, अगर आपके बच्चे के अंदर ये वाली अलामतें पाई जाती हैं, इसका मतलब आपका बच्चा बड़ी हसास एज में दाखिल हो चुका है। अब अगर इस टाइम पे अगर आपने बच्चे को कंट्रोल नहीं किया तो सारी ज़िंदगी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और जो दूसरी बातें बताने की हैं, अब ये तो मैंने बताया कि बच्चे की अब मेंटल अप्रोच ऐसी हो गई है कि अब बच्चा इस तरफ ज़्यादा इस तरह की सोचें ज़्यादा रखता है। फिर इसके साथ साथ ना वो अपने आप को जिनसी तौर पे भी तो बड़ा अपने आप को अपना एक नई दुनिया में महसूस करता है। मिसाल के तौर पर जब बच्चा या बच्ची फ़र्स्ट टाइम बालिग होती है तो उस टाइम पे उसके अंदर दसियों कॉम्प्लिकेशन उसके दिमाग में होती हैं कि मैं किस एज से किस एज की तरफ आई हूँ या आया हूँ, या मेरे साथ क्या मामला चल रहे हैं या हो रहे हैं, या मिसाल के तौर पे ये मुझे मंथली इतनी दफ़ा जो कि शहवत का खारिज होना या हम कह सकते सादे लफ्ज़ों के अंदर एक जिनसी मटेरियल का निकलना है, तो वो उस मटेरियल या उन कैफियत या उस सोच या उन बातों की वजह से वो बड़ा ही परेशान रहता है या रहता उसको समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और मुझे अपने आप को स्टेबल कैसे करना है, मुझे अपने आप को मेंटेन कैसे करना है। द मोस्ट सेंसिटिव एंड द क्रिटिकल एज इन द होल एज। अब पूरी की पूरी एज में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन उम्र है वो एज है। अब इस एज के अंदर अगर बच्चे को हम उसके आसरे पे छोड़ देते हैं तो बच्चा अपोजिट जेंडर में ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, या बच्चा एक नए शौक़ में ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अब अगर बच्चा अपोजिट जेंडर में जब ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब बच्चा ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब वो बच्चा जब अपोजिट जेंडर में ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है या हो रही है, इसका मतलब ये है कि अब सोसाइटीज़ में सारे अच्छे लोग नहीं हैं, सोसाइटी में बहुत सारे गंदे लोग भी मौजूद हैं। अब हमारे पास इस चीज़ का कोई भी सबूत नहीं है कि जी अच्छे लोगों के अंदर इसका उठना बैठना ये कोई गंदी हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि जो शैतान का आना, शैतान का गाफिल होना है वो इस एज में सबसे ज़्यादा है। एक चीज़ तो इस एज के अंदर शैतान ट्रिगर करता है अपने बंदे को फौरी तौर पे, और ख़तरनाक तरीन एज इसको इसलिए कहा गया है। इसके साथ साथ जो शैतान का आना है वो एक हकीकी अमल है, क्योंकि जहाँ पे हज़रत हसन बसरी और हज़रत इमाम राबिया बसरी भी अगर इकट्ठे हों तो उसके बारे में भी कहा गया कि तीसरा शैतान हो सकता है। इसीलिए इस एज के अंदर जब बच्चे को पता ही नहीं होगा कि मैंने कौन से डायरेक्शन पे जाना है, मैंने कैसे रहना है, मैंने किस तरीके से डील करना है, तो फिर तो वो कुछ भी करेगा, और जब वो कुछ भी करेगा तो शैतान उसको अच्छे काम कैसे करा सकते हैं। एक मिसाल है, इस एज के अंदर बच्चे को एजुकेशन देना, इस एज के अंदर बच्चे पे चेक एंड बैलेंस रखना, इस एज के अंदर बच्चे पे कंट्रोल रखना, इस एज के अंदर बच्चों के दोस्तों को देखना, इस एज के अंदर ये चीज़ चेक करना कि हमारे बच्चे की जो कंपनी है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एज में ज़्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एज में बिल्कुल कम है। अगर तो चलो वो अपने क्लास फेलो से दोस्ती रखता है, समझ में आता है, या अपने हम एज से दोस्ती रखता है तो समझ में आता है। अब अगर एक मिसाल के तौर पे 14 साल की या 13 साल की लड़की या 14 या 13 साल का लड़का अगर वो दोस्ती रखता है 22 या 23 साल के साथ या 30 साल वाले के साथ, तो क्या तुक बनता है, क्या सबूत है उसके बारे में हमें।
तो कि वो किस डायरेक्शन की तरफ उसको लेके जाएगा। अगर उसने उसको घटिया रास्ते की तरफ चला दिया तो फिर पूरे की पूरी ज़िंदगी वो घटिया रास्ते की तरफ चलता रहेगा। और हमें पता ही तब चलेगा कि जब वो अपना मुंह कहीं पे काला करा चुका होगा, जब कभी वो कहीं पे वो बदनामी का बाइस बन चुका होगा। तो उस एज में जाने से पहले, उस कंडीशन में जाने से पहले उतने ख़तरनाक तरीन मरहले से आने से पहले वालिदैन क्यों नहीं सोचते? वालिदैन को चाहिए कि वो सोचें, वो समझें, वो कंट्रोल सिस्टम बनाएं अपना। अगर आपके बच्चे चलो 5-6 साल के जो तालीम होती है प्राइमरी लेवल में, चलो वो जहाँ रहते हैं जैसे, तो चलो कुछ नहीं होता। अव्वल में तो तरबियत तो माँ के पेट से शुरू होती है और छोटे से बच्चे की भी तरबियत होती है जो स्कूल में जाता है। लेकिन चलो अगर 5-6 क्लासों तक, यानी कि बच्चे को मैं 10-11 साल तक अगर नहीं भी पूछ सके, चलो वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन जो ही बच्चा आपका 7वीं-8वीं क्लास से शुरू हो रहा है, वो मोस्ट क्रिटिकल होता जा रहा है। वालिदैन को चाहिए कि उसके ऊपर सारा के सारा दिन का उसके अपने एक पूरा का पूरा मिशन के तहत अपने बंदे इकट्ठे करे। वालिद को चाहिए कि वो अपना एक मिशन के तहत एक बंदे इकट्ठे करने से क्या मुराद है कि मुख्तलिफ, जैसे दुकानदारों को कह दिया जी आपने नोट करना है जी मेरा बच्चा किस किस जगह पे जाता है, बाज़ार में क्या क्या करता है, किस किस के साथ रहता है, उसके दोस्त कौन कौन से, उसकी उम्र कितनी है और वो किस किस तरह कंपनी के मालिक हैं, और आया कि वो किसी पढ़े लिखे या अदब वाली या दीन वाली महफिलों में, महफिल वाले दोस्तों में रहता है, उनकी सोबत में रहता है, या कोई दुनियादारी के दाग धब्बे लगे हुए लोगों के अंदर रहता है। अब वो एक वालिद कंट्रोल सिस्टम बना सकता है। माँ को चाहिए वो घर के अंदर बच्चे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे। बच्चा अकेले में मोबाइल पे बात तो नहीं करता, मोबाइल तो नहीं लेता, और कोई ऐसा अकेला के अंदर छुप छुप के बातें तो नहीं करता, ठीक है। और वालिद को चाहिए कि वो अपना एक बाहर का एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर एक अपना कंट्रोल सिस्टम बनाए, उस कंट्रोल सिस्टम के अंदर बताए और चेक करे, और दोस्तों के और अपने जानने वालों को इसके अंदर जो है ना कि इसको थोड़ा सा कहे कि आप इसके ऊपर तवज्जो रखना कि इसके ऊपर किस तरह के इस बच्चे के साथ किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह के लोगों से ये मिलता है, कहाँ ये जाते हैं, कितने तरह के लोग हैं, हर चीज़ का कंट्रोल सिस्टम बनाए। अब अगर इस एज के अंदर अगर हमने बच्चे का कंट्रोल सिस्टम नहीं बनाया तो बच्चा ख़तरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो सकता है। उसके बाद ये एज हसासियत इसकी ज़्यादा होती जाती है इस बच्चे की। अब बच्चा 7वीं क्लास, जब 8वीं क्लास में चला गया तो उसकी हसासियत उससे भी ज़्यादा हो गई। जब 9th 10th में चला गया तो हसासियत उससे भी ज़्यादा हो गई। जब FSC में चला गया तो हसासियत उससे भी ज़्यादा हो गई। अब ये जो 5-6 साल हैं मोस्ट क्रिटिकल हैं, मोस्ट सेंसिटिव हैं। बच्चा अपने जो बालिग हुआ है उसको नहीं पता था कि उसने जिनसी मटेरियल को कैसे और कहाँ पे रिलीज़ करना है, कोई लीगल वे, एथिकल वे, इखलाकी वे, दीन के बताए हुए, इस्लाम के बताए हुए, ईमान के बताए हुए, नबी रसूल के बताए हुए, उन तरीक़ों से कैसे उसने जो है ना बचन अपने आप को सर्वाइव करना है, अपने आप की बका रखनी है, अपने आप को लेके चलना है, अपने आप को हिफाजत के अंदर रखना है। इस एज के अंदर वालिदैन भी शर्माई में नहीं पूछेंगे, बच्चे भी एक मिसाल के तौर पर नहीं बताएंगे, और किसी दूसरी कंपनी में मुलविस हो जाएंगे तो फिर नताइज बड़े गंदे निकलते हैं। नताइज वालिदैन को भुगतना पड़ता है। जो वालिदैन अपने बच्चों को अपने आस्ते पे छोड़ देते हैं, खैर है कुछ नहीं होता, तो फिर नताइज भी उन्हीं वालिदैन को भुगतना पड़ता है। हमारे मुआशरे में पता नहीं कितने ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चे को उस वक्त पे जिन्होंने नहीं पूछा, फिर बाद में उनके लिए मसाइल बने हैं। अब अगर वो वालिदैन अपने बच्चे का कंट्रोल सिस्टम बना लेते तो वो वक्त पे से पहले अपने बच्चे को कंट्रोल कर सकते थे। इससे पहले कि आपका बच्चा या बच्ची किसी बदनामी का बाइस बने, खुदा ना उनको कंट्रोल करना सीखे, वरना आपके हाथ से जाते रहेंगे। और इस ख़तरनाक एज के अंदर बच्चा कुछ भी कर सकता है। उसका जो इमोशन है, वो इमोशनल और एग्रेशन लेवल, उसके जो गुस्से का लेवल, जज्बात का लेवल, हिजान का लेवल है, वो पीक लेवल पे होता है। उसका सर फटने को होता है इस कंडीशन कैफियत की वजह से। अब जब एक बच्चे साथ ऐसी कंडीशन हो रही हो एक मिसाल के तौर पे, और उस टाइम पे अगर हम भी दिलासा ना दें उसको, या अगर हम उसको गाइड ना करें, एक मिसाल है, तो फिर कैसे वो बच्चा अपने आप की सर्वाइव करेगा। तो फिर वो बच्चे जब तबाह हो जाता है, किसी का मर्डर कराता है, अपने आप का खून कराता है, खुदकुशी हो जाती है, कत्लो गारत हो जाती है, खून खराबा हो जाता है, तो फिर हम देखते रहते हैं कि जी ये क्यों हुआ, कैसे। फिर सिवाय पछतावे के, सिवाय रोने पीटने की क्या बचता है हमारे पास। खुदा अपने बच्चों का ख्याल रखें। हमारे बच्चे आज के बच्चे कल का मुस्तकबिल है। मुल्क का नाम और निशान, इन मुल्क का नाम इन्होंने रोशन करना है। खुदा अपने बच्चों को कीमती समझें, उनके मामलात को समझें, उनके दोस्तों को समझें, उनकी कंपनी को समझें, उनके तौर तरीक़ों को समझें। और इस एज जो मैंने एज बताई है ख़तरनाक तरीन एज है, इस एज के अंदर बच्चे के ऊपर ख़ुसूसी निगाह रखें और हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखें। जब अगर आप अपने बच्चे को इस एज में बचा लेते हैं और आपका बच्चा BSc लेवल में दाखिल हो चुका होता है, या एटलीस्ट आपके बच्चे की उम्र टीन एज से निकल चुका होता है। टीन एज इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एज। टीन एज 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। टीन एज इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एज, सौ ख़तरनाक तरीन एज। अब अपने बच्चे को टीन एज में कभी अकेला ना छोड़ें,
कभी अकेला ना भेजें, हर चीज़ पे देखें उसको। जब टीन एज से बाहर निकलता है आपका बच्चा, तो आफ्टर 20 हो गया मिसाल के तौर पर, आफ्टर 20 से क्या मुराद है कि वो BSc कर चुका है, फिर आप थोड़ा सा बेशक रिलैक्स हो जाएं, कुछ नहीं होता। क्योंकि BSc तक जिसने जैसा बनना होता है, गंदा होना होता है, अच्छा होना होता है, मुँह तौर पे वो हो चुके होते हैं। 1% कोई 2% केस बचते हैं जो उसके बाद के अंदर कोई ऐसे कोई हरकतें करते हैं, वरना इससे पहले ही तकरीबन लोग करते होते हैं। ठीक है, जो अगर हम इस एज में कंट्रोल कर लेते हैं, टीन एज में, उसके बाद अगली एज में दाखिल करवा देते हैं अपने बच्चे को, फिर आप रिलैक्स हैं, फिर आप आज़ाद हैं, फिर आपका बच्चा कभी मार नहीं खाएगा, फिर आपका बच्चा मैच्योर हो चुका, फिर आपके बच्चे को सारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी, फिर आपके बच्चे को सारी समझ आ चुकी। और हाँ, जो अहम बात बताने की है, अब आप लोगों का सवाल ये भी होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने बच्चे को कवर करें। ऐसी बातें वालिदैन नहीं कर सकते, और किस तरीके से कर सकते हैं? अव्वल में तो वालिदैन कर सकते हैं कि माँ बेटी के साथ सारी बातों को डिस्कस कर सकते हैं, और बाप बेटे के साथ सारी बातों को डिस्कस कर सकते हैं। उनको दोस्त बना के रखें, उनके साथ ऐसा बिहेव करें कि वो सारी बातें आपसे शेयर करें, कुछ भी ना छुपाए और कुछ भी ना रोके। और सब जब वो सारी बातें आपसे छुपाएं, आपको बताएंगे, तो फिर आपको डील करने भी उनको आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि जी हमारे तो जनरेशन गैप ज़्यादा है, बच्चे हमसे डायरेक्ट इंटरलिंक नहीं होते, दरमियान में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है, हम इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आप अच्छे लोगों के थ्रू, ठीक हो गया, कि अच्छे हमारे मुआशरे के लोग हैं, दीन पे चलने वाले हैं, उन लोगों के थ्रू उनको तरबियत और तालीम और तबलीग का सिलसिला जारी रखें, ताकि वो लोग, चलो आप नहीं भी कर सकते तो 2-4 लोगों के साथ आप उनकी कंपनी चेंज करें, उनको आप अच्छे लोगों के साथ बैठाएंगे, उठाएंगे एक मिसाल के तौर पे, तो फिर उसके बाद वो अच्छी कंपनी के अंदर बैठ के वो बहुत सारी बातें उनकी ड्यूटी में लगा दें, यार आपने ना ये वाली बातें उनको सिखानी और समझानी है और अच्छे लेवल पे लेके चलना है। ठीक है, सारी बातें उसे पूछनी है, डिस्कस करनी है, फिर मुझे भी बताना है। इस तरीके से आप किसी दूसरे दोस्तों की हेल्प लेके आप उसकी हेल्प कर सकते हैं बच्चे की। अगर आप लोग डायरेक्ट, अगर आप में कोई जनरेशन गैप आ ही गया, अव्वल में तो मैं समझता हूँ बच्चे का सबसे बड़ा दोस्त बाप होना चाहिए, बच्चे के सबसे बड़े दोस्त वालिदैन होने चाहिए, बच्चे के सबसे बड़े दोस्त बहन भाई होने चाहिए। अब बच्चे के सबसे बड़े दोस्त अगर फैमिली मेम्बर हैं, वो शेयर करना सीख जाता है, वो कहीं पे मार नहीं खाता। हमारे मुआशरे में तबाह उन लोगों ने किया है जो अपने वालिदैन से शेयर नहीं करते, जो अपने वालिदैन से छुपाते हैं, बातों को नहीं बताते, फिर मसले भी उन्हीं के लिए आते हैं। लिहाजा आप अपने बच्चों की खातिर, खुदारा अपने बच्चों की खातिर, आप अपने बच्चों को चेंज करें, और जब आप अपने बच्चों को चेंज करेंगे तो कहीं पे आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। अल्लाह पे भरोसा रखें, अच्छा सोचें, और अपने बच्चों की मेंटालिटी और फिज़िकल और हर स्पिरिचुअल तरबियत करें, उसकी रूहानी तरबियत करें, उसकी रूह में उनकी पाकीज़गी लेके आएँ, ताकि आपके बच्चे आने वाले कल का मुस्तकबिल का सरमाया बन सके। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।